आप सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आपका स्वागत है। आज मैं एक जो प्रॉमिस किया था, जो हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, उसका बारे में वीडियो करने के लिए कल मैंने बनाया था एक जियो पॉलिटिक्स, ट्रम्प, पुतिन और जो टेरी पाकिस्तान, इसका पर बनाया था। काफ़ी यूजफुल वीडियो, आप ज़रूर उसको देखें। थोड़ा सा लंबा वीडियो था और आज का जो वीडियो ये भी बहुत यूजफुल वीडियो है। अगर कल इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई, हालांकि इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका जो एड्रेस था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो एड्रेस किए वो अराउंड 15 मिनट का था, लेकिन जो क्वेश्चन आवर जो है वो अराउंड 55 मिनट्स का था। सारे रेपुटेड जर्नलिस्ट, एसपीएस, सारे रेपुटेड चैनल्स, उनका रिप्रेजेंटेटिव, न्यूज़पेपर, सब लोग प्रेजेंट थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इलेक्शन इंडिया में कैसे चलता है। आपको याद होगा 7 तारीख को बेंगलोर में राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन्होंने 5 स्टेज में बोलते कि वोट कैसे चोरी होता है। अभी राहुल गांधी जी फिर कल सासाराम में मीटिंग करके वोट रोको यात्रा समथिंग आता है, अधिकार यात्रा कुछ निकाले। अरे कल मैं देख रहा था, ज़्यादा वैसे कोई ज़्यादा बहुत भीड़ नहीं था, ओनली कुछ कांग्रेस की कर्मकर्ता थे, बाकी जनरली पब्लिक तो थे नहीं। और दूसरी बात है कि कल मैं देखा कि जब राहुल गांधी पहले वो भाषण देने के लिए उस टाइम पर क्राउड भी अच्छा था, काफ़ी ताली वाली पड़ी, तेजस्वी भी भाषण दिए। उसके बाद लास्ट में जब मल्लिकार्जुन खड़गे आए भाषण देने के लिए, बाय द टाइम पब्लिक धीरे धीरे उठना शुरू कर दिया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये भला भला मत करो, साइलेंट रहो, और अगर तुमको नहीं सुनना है तो जाओ, जितना आदमी, अगर 10 भी आदमी रहेंगे तो मैं अपना भाषण दूंगा। तो ही वॉज टेंस दैट टाइम। बेसिकली इट वॉज पब्लिक जो गैदर हुए तो राहुल गांधी को शायद देखने के लिए या उनका कुछ सुनने के लिए या इसके लिए गैदर हुए थे, जैसे कि राहुल और तेजस्वी का खत्म हो गया, बाकी कोई पब्लिक बचा नहीं है सुनने के लिए। और वैसे भी ये जो भीड़ जो होता है तो जनरली भीड़ जो वोट में कन्वर्ट होगा उसका कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन लोग कभी कभी देखने के लिए आते हैं, मतलब आप लोग का क्यूरियोसिटी है। वैसे भी आप जानते हैं, अगर हमारा लोकेलिटी में एक बंदर भी आ जाए तो बंदर को देखने के लिए भी 10 लोग जुट जाते हैं, लेकिन बंदर तो देखे हमें, लेकिन फिर भी उसको देखने के लिए जुट जाते हैं। वो कैसे गुलाटी मारता है, कैसे जंप करता है, वो देखने के लिए जुट जाते हैं। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। तो हम लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस ब्रीफिंग था, प्रेस इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने जो भी क्वेश्चन वगैरह आया था उसको एक पॉइंट बाई पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जैसे कि हाउस नंबर 0 जो डाले हैं, बहुत सारे 80,000 लोगों का हाउस नंबर 0 है। उन्होंने बोले कि सबका पास जो घर का जो नंबर है, हमारा जो प्लॉट नंबर, ये नंबर, स्ट्रीट नंबर रहता है, सबका पास इंडिया में नहीं है। बहुत लोग झोपड़ी में रहते हैं, बहुत लोग आजू बाजू में रहते हैं, काम करते हैं, तो जनरली वहाँ पर तो हम हाउस नंबर को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम एक नॉमिनल नंबर डालते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर 0 होता है। मतलब 0 का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर एक वोटर नहीं है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। दूसरी बात उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी चीज़ जो एक आदमी का पास 4 एपिक नंबर आता है, जो वोटर आई कार्ड नंबर आता है, और कभी कभी एक आदमी के पास मतलब एक एपिक नंबर में 3 आदमी रजिस्टर होते हैं। तो उन्होंने बोला कि उसका भी रीज़न बताया, क्योंकि जो एक आदमी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बता जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, उन्होंने जर्नलिस्ट को ओपनली पूछा, आपका भी बताइए, आपका एक गाँव है, उसमें आपका वोटर होगा, उसके बाद यहाँ पर ही वोटर होगा, तो आप जैसे रेस्पॉन्सिबल आदमी अपने गांव का जब यहाँ पर वोट देते हैं तो आप गांव का वोटर को डिस्कंटिन्यू करने के लिए अप्लाई किए होंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, इसलिए रह जाता है। लेकिन फिर भी इसलिए हम जो SIR कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एनोमली जो है उसको ख़त्म की जाए। बाकी दूसरे जो राहुल गांधी ने बोले थे कि एक आदमी उसका 40-50 बाप है, ऐसे पवन खन्ना ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे, एक आदमी 30-40-50 आदमी जो है वाराणसी में, उनका बाप का नाम था, फादर्स नेम थी राजकमल। तो उन्होंने उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, बोले कि देखिए अपना जो वैदिक गुरुकुल परंपरा है, उसमें जो आश्रम में कोई लोग
आते हैं, शिष्य आते हैं जो वेद के ज्ञान लेने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जनरली गुरु का नाम को डाला जाता है पिताजी का नाम के साथ। तो ये एक नहीं, यहाँ पर लाखों लोग निकलेंगे, नॉट ओनली नॉर्थ इवन साउथ ऑल्सो। उन्होंने बहुत क्लियरली सब कुछ, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, तो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे कि वो बोले कि नो फेस रीडेबल वोटर लिस्ट छोड़ना चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, फेस रीडेबल अगर हम देते हैं तो जैसे कि 7 तारीख को बेंगलुरु में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद राहुल गांधी ने जो उनका घर में एक मीटिंग करके सब अपोजिशन लीडर को बुला के एक्सप्लेन किए, उसमें उन्होंने वो बोला कि ऐसे चीज़ में क्या होता है ना, आप डाउनलोड करते हो, एक का फोटो को निकाल के फोटोशॉप में दूसरे का फोटो डाल देते हो, डालने के बाद फिर हंगामा करते हो। तो इसलिए हम इसको नहीं करते कि आप इसको डाउनलोड करके नहीं कर सकते। लेकिन हम जो वोटर लिस्ट जो बनता है उसको हम जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव BLA है और BLO है उनको हम देते हैं। तो ये है, इसलिए हम उसको जो रीडेबल जो ये मैं फॉर्मेट में नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो प्राइवेसी होता है ब्रीच होता है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर उधर कर दिए, कुछ वगैरह नाम वगैरह ये सब डिस्क्लोज कर दिए, उनका खुद का जो वायरल वीडियो आ गया है, मतलब कि हम मतलब हमको बदनाम किया जा रहा है, लोग जब प्रेस वाले उनका पास पहुंच रहे हैं, उनका प्राइवेसी ब्रीच हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली राहुल गांधी का जो क्वेश्चन है, जो ये है, वो गलत है। हमने एक जगह पर वोट किया, एक ने तो बोला कि उसका जो लखनऊ में वोट है, मुंबई में वोट है, बेंगलोर में वोट है, उन्होंने एक्सप्लेन किया इन वीडियो कि कैसे हुआ है। उन्होंने ये IT प्रोफेशनल, उनका ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे तो अपना वोट बनाएंगे। लेकिन एक आदमी एक दिन में लखनऊ से आके मुंबई में, लखनऊ में वोट करेगा, फिर मुंबई में वोट करेगा, फिर बेंगलोर में वोट करेगा, इज इट पॉसिबल? डज ही इवन इफ हैव ए प्राइवेट जेट, उसमें भी नहीं कर सकता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत सही। एक मिंटा देवी कोई थे पार्लियामेंट में, लास्ट डे में प्रियंका वगैरह कुछ व्हाइट कलर का T-शर्ट में उसका नाम लगे थे, 124 ईयर्स का एज का एक करके हंगामा कर दिया। तो उन्होंने टोटली वायरल लाके उन्होंने कंप्लेंट किया, बोले कि ये जो क्या कर रहे हैं कांग्रेस वाले, हम तो छोटा मोटा गरीब आदमी हैं, हम उनके एडमिशन को जायज देते, लेकिन ये लोग हमारा नाम क्यों लेते, हमको ये कर रहे हैं, हमको ये कर रहे हैं, हम तो एक बार वोट दिया है। तो ऐसे पब्लिक आए ये है, तो ये राहुल गांधी वाला जो है ना, ये चिंगरूम में ये सब बहुत एक्सपोज है। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया क्या होता है, कैसे होता है। इसलिए हम वो वाला जो लिस्ट राहुल गांधी चाहते हैं वो नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने बोला कि आप अपनी अभी मोबाइल, हालांकि वो सबको सब प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको एक डोजियो दिए थे, एंटायर डोजियो दिए थे, बहुत बड़े डोजियो दिए थे एक एनवलप ये फाइल में। उन्होंने आप मोबाइल निकालिए, हमारे इलेक्शन कमीशन का साइट में जाइए और आपका एपिक नंबर डालिए, देखिए आपका पूरा डिटेल आता है कि नहीं है। तो ये प्रोवाइड हम सबका, आपका जो डिटेल वो क्यों जाने, उसका डिटेल वो क्यों जाने, वो प्राइवेसी ब्रीच सुप्रीम कोर्ट का हमारा 2019 का ऑर्डर है कि ये हम नहीं दे सकते। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी मांगे CCTV फुटेज वगैरह मांगे, उन्होंने बोला वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कोर्ट किए, बोले कि हम वो भी नहीं दे सकते। और 45 डेज तक में रखेंगे, उसको किसको देंगे, जो लूजिंग कैंडिडेट है, जिसको डाउट है कि वोट में कुछ ये हुआ है, वो मांगेगा तो हम देंगे, वी आर बाउंड टू गिव। लेकिन कोई एरा गेरा टेरा आगे मांगेगा, हम उसको नहीं दे सकते। और 45 डेज के बाद हम उसको रेस्पेक्ट कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। आप वोटिंग का वीडियो आपको दे दिया, आप ले लिए, उसके बाद जाके उसके घर में पहुँच गए साले गधे, तो सारा कांग्रेस को वोट नहीं देके BJP को दिया है, और कोई BJP वाला जाएगा अपन हाँ तो कम्युनिस्ट को दिया, हमको नहीं दिया। फॉर दैट इट इज इन प्रिंसिपल बैन दैट। काफ़ी चीज़ बहुत वेरी नीट एंड क्लीन वन में ऑर्डर दिए, मतलब एक्सप्लेन किए। और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, कभी भी नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हमारा कंधे पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, पार्टी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए हमारा कंधे पे बंदूक रखे आप लोग का, उन्होंने एड्रेस किया तो और नागरिक, सब नागरिक को आगे गया, हमारा कंधे पे बंदूक रखे आप लोग को पॉलिटिकल करके मारने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अराजकता फैला रहे हैं, देश में एनार्की फैला रहे हैं। हम लोग का सिस्टम बहुत नीट एंड क्लीन एंड साफ है।
किसी ने भी ये भी पूछा कि जब राहुल गांधी ऐसे थे तो आप उनका पास एक नोटिस भेजिए, ऑनर वोथ में आप साइन करके दीजिए। लेकिन अनुराग ठाकुर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रायबरेली वायनाड का ऊपर जो अमेठी का और अखिलेश लगाया उसका पर आपने क्यों उनको नोटिस नहीं भेजा? तो उन्होंने उसका भी रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला देखिए इलेक्शन कमीशन का रूल है, मैं बोल रहा हूँ क्या वो कोर्ट के हम रूल सेक्शन 3C में लिखा हुआ है कि अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आप एक वोटर है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी का आप कैंडिडेट है, तो आप अगर हम कुछ कंप्लेंट करेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, सिंपल एक्सेप्ट, बिकॉज यू आर द पर्सन हुज वोट्स, यू आर ए वोटर ऑफ दैट। लेकिन कोई जम्मू एंड कश्मीर में आके यहाँ पर कंप्लेंट करेगा कि ऐसा हुआ हमको फलाना हुआ ढिमकाना हुआ, और इसके लिए बाद में फिर डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करके बोलते हैं कि ये सब हेराफेरी करके एक पार्टी को जिताना चाहता है, कुछ करता है, हेराफेरी करता है, उसका ऊपर क्यों ना आउटसाइडर है उसको अगर कंप्लेंट दर्ज करना है, ही हैज़ टू गिव ए कंप्लेंट अंडर ओथ। और उसमें लिखा है कि अगर उसमें कंप्लेंट गलत झूठा पाया गया तो उसको 7 साल तक जेल हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी डर के वो नोटिस वगैरह का रिप्लाई नहीं दे रहे। उनको पता है वो गलत बोल रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, और अगर पकड़े जाएंगे उनको जेल होगा, इसलिए वो भाग रहे हैं, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट। लेकिन अनुराग ठाकुर का जो है ना उसका बारे में वो क्लैरिफाई किया, उन्होंने बोला कि ठीक है इससे बहुत लोग प्रेस करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई वोटर ये में इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली दाई और एक्यूज नहीं किया। दैट वाज ए नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी बोलता है ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला क्या, इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी करके वहाँ पर वायनाड में प्रियंका गांधी राहुल गांधी को जिताया, और यहाँ पर रायबरेली में राहुल गांधी को जिताया, अमेठी में उसको जिताया, इलेक्शन में वोट हेराफेरी करके, इसमें बोला क्या? नहीं बोला। अगर वो बोले होते तो उनका पास भी नोटिस गया होता। बहुत सलीकी तरीके से उन्होंने सारा, मतलब मज़ा आया कि जनरली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जो 2-3-4 आदमी 5 आदमी डैश पे बैठते हैं और जो अपने तरीके से पक्ष रखते हैं, एक ये बोला ये बोला, लेकिन टोटली एंटायरली जो 15-17 मिनट का जो एक्सप्रेशन जो दिए है गणेश कुमार जी, और उसके बाद उन्होंने प्रेस क्वेश्चन जो है 5-5 का ब्लॉक में क्वेश्चन लिए, वो क्वेश्चन को लेकर टोटली अराउंड 50-55 मिनट, जब तक आखिरी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ तब तक, अगर कुछ क्वेश्चन होता तो वहाँ पर बैठ के खत्म करके जा रहे, आखिरी क्वेश्चन तक उन्होंने उत्तर दिया और बहुत अच्छी तरीके से। हालांकि उस अपना जो गधा पप्पू राहुल गांधी का नाम नहीं लिए, वो प्रधानमंत्री का तरीका है, प्रधानमंत्री भी कभी किसी को नाम नहीं लेता है, लेकिन मतलब कहते बोल देते हैं कि तू गधा है, तू उल्लू का पट्टा है, तू पप्पू है, बोल देते हैं, मतलब अपने इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्ट नाम लेते हैं। मतलब झापड़ यहाँ मारते हैं, वो जो गधा जाम ही हुआ है ना उसका पीठ में ढांचा पड़ता है। तो कल जो PCI का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह कंक्लूड हुआ है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ किया है, लेकिन मैं थोड़ा उसको एनालाइज, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में का बारे में आपने सब देखा है, जितना मेरा समझ था मैंने आपको बता दिया, पॉइंट वाइज बता दिया। अब आता है जो इलेक्शन सिस्टम का थोड़ा ब्रीफ में चलता क्या है। 324 से लेकर 329 ये जो आर्टिकल, इसमें इलेक्शन कमीशन का कुछ रिलेटिव है, कुछ बात है। तो इसमें पहला इलेक्शन जब हुआ था, इलेक्शन कमीशन का ना तो कोई ऑफिस था, ना कोई स्टाफ था, कुछ नहीं था। सुकुमार सेन जो है उस समय वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया। उस टाइम पर इलेक्शन क्या होता था, जो कैंडिडेट होते कोई बैलेट पेपर पर नहीं होता, कैंडिडेट का 3 कैंडिडेट है 5 कैंडिडेट बक्सा रहता था, पब्लिक इसको वोट करना है, वो पेपर को उसी कैंडिडेट का नाम पर ये में डाल देते हैं। तो इसमें बाद में वही वोट कर, जिसका डब्बे में ज़्यादा मिला वही जीत गया। दिस वाज स्टार्टेड, ओके, फॉर द स्टार्टिंग फॉर द डेमोक्रेसी, न्यू डेमोक्रेसी, इट वाज परफेक्ट। तो जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, वो अपने घर, ये अपने घर, सब अपने अपने घर, तो इस तरह इलेक्शन चलता रहा। उसके बाद एक्चुअली बदलाव कब हुआ, जो पहले रिकॉग्नाइज जो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का सिस्टम नहीं था, रिकॉग्नाइज जो थे वो है था TN सेशन। राजीव गांधी, अब जानते हैं इंदिरा गांधी का
एसोसिएशन का बाद जब मैसिव मैंडेट 4 से 14 सीट लेके वो पार्लियामेंट में आए, गवर्नमेंट फॉर्म किया, और ये जो रिकॉर्ड है आज तक ना टूटा और मेरे को नहीं लगता है आगे कभी टूटेगा। लेकिन 89 में बीच में राहुल गांधी फंस गए बफर स्कैंडल में ना, मतलब पॉलिटिक्स में इतना एक्सपीरियंस नहीं थे, स्कैंडल करना है तो जैसे कि उन्होंने नेहरू इंदिरा गांधी से इतना अच्छे से ट्रेनिंग नहीं लिया था कि स्कैंडल करना और पकड़ा मत जाना, ये जो सिस्टम है उनको पता नहीं था। एक्चुअली अगर वो पॉलिटिकल लाइन में होते तो पायलट थे, पॉलिटिकल लाइन में होते तो इंदिरा गांधी नेहरू से सीख गए थे सब कुछ, लेकिन उन्होंने वो नहीं सीखा तो बफर स्कैंडल में पकड़े गए। हाँ, तो काफ़ी हल्ला बोला उनका फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह, एक्चुअली वीपी सिंह उनका फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वीपी सिंह को तो पता था एक्चुअली और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो वीपी सिंह को पता था कारण फाइनेंस मिनिस्टर है। तो उन्होंने हल्ला बोला, उसके बाद एक दो उन्होंने गलती कर दिया, श्रीलंका में आईपी के भेजे जो कि आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, और शाहबानो का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उन्होंने पलट दिया, तो काफ़ी रिसेंटमेंट था। देन जब नेक्स्ट 1989 के इलेक्शन हुआ तो पार्टी बाहर हो गई, वो सब 99-98 सीट कुछ आया था, वो आउट हो गई। तो वीपी सिंह गवर्नमेंट फॉर्म हुआ और देन यू नो दी हिस्ट्री। फिर बाद में राहुल गांधी राजीव गांधी जो फिर वीपी सिंह का ये को डिस्टेबलाइज किए, फिर कैसा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वीपी सिंह तो बनाए थे ये जो बीजेपी उस समय जनसंघ था और वाजपेयी वाला थे और लेफ्ट, उन दोनों को बचाई का सहारा भी बनाए थे, लेकिन 2.5 साल चला। उसके बाद जो है लास्ट में चंद्रशेखर जी को राजीव गांधी बना दिए और सपोर्ट में भाई तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, 6 महीने के लिए हो रही है, लेकिन पार्लियामेंट फेस नहीं की। बाद में कांग्रेस पुल किला सपोर्ट और चंद्रशेखर जी का गवर्नमेंट गिर गया और नेक्स्ट इलेक्शन जो 1991 का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ। इस बीच में क्या हुआ कि चंद्रशेखर जी ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो इलेक्शन कमीशन जो है इसको हम परमानेंट दर्जा देंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका पावर है ये है। तो उन्होंने एक निर्वाचन सदन बनाया, बोले कि ना जो परमानेंट जिसको हम अपॉइंट करें इलेक्शन कमीशन उसका काम होगा ओनली इलेक्शन और कुछ नहीं। तो उन्होंने टीएन सेशन जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे उनको इलेक्शन कमीशन बनाया, सिंगल बनाया, बना के उनको प्रॉपर दिया, कुछ स्टाफ वगैरह दिया, भाई आप फंक्शन करो। सो 1991 का जो इलेक्शन है ये टीएन सेशन की जो अगुवाई में ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ। उसमें टीएन सेशन उसमें 2-3 चीज़ जो इंट्रोड्यूस किए, जो फोटो वोटर आई कार्ड वो इंट्रोड्यूस किए, इलेक्टेड रोल में काफ़ी सिस्टम में चेंज किए, और उसमें ना जो आगे पहले जो वोट चोरी होता था चालू का टाइम में बैलेट उठा के फेंक देते थे, गाँव नहीं आता, गुंडे लोग बैठते थे उनका दूसरे पर टप्पा मार के डालते। तो बहुत पिक्चर साउथ ये में बहुत पुराना पिक्चर को आप देखे हो, गंगाजल देखे होंगे जो अजय देवगन का, और साउथ देखे होंगे वो टीएन सेशन का आने के बाद वो सारे बंद हो गया एक्चुअली। उन्होंने वो स्ट्रिक्टली वेट आज द रूल काफ़ी बदलाव किए 1991 में। लेकिन उसमें जब राजीव गांधी का असेसिनेशन हुआ उस टाइम पर दैट वाज द इलेक्शन प्रोसेस वाज अंडर द वे, मीन्स जो कैंपेनिंग वगैरह चल रहा था उस टाइम पर हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि तब तक जितना वोटिंग हुआ था, जितना सीट का वोटिंग हो गया था वो ठीक है, बाकी का वोटिंग जो प्रोसेस है उसको 15 दिन डिले करा दिया। 15 दिन जब डिले करा दिया उसके बाद पावर उनका पास आर्टिकल जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो डिले करने के बाद फिर जब इलेक्शन हुआ तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, लेकिन वो भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट था, वो भी वैशाखी का ये में फॉर्म हुआ, लेकिन समहाउ दे मैनेज नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जयललिता वगैरह सपोर्ट किए ऐसे करके मैनेज करके नरसिम्हा राव अपने 5 साल पूरा किए। लेकिन बीच में कि जब टीएन सेशन इतना स्ट्रिक्ट हुए, जब 91 का रिजल्ट आया इलेक्शन का, तो कुछ कांग्रेस बोले कि नहीं, इसको पावर को कर्टेल करने के लिए इलेक्शन में से 2 होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया ना, MS गिल को थोप दिया इलेक्शन कमीशन बोल के, थोड़ा चेक एंड बैलेंस रहेगा, जैसे दोनों का अंदर पिटाया होगा और कुछ होगा तो टीएन सेशन वो तो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ये चलता रहा। फिर बाद में तीसरा इलेक्शन कमीशन हुआ, फिर क्योंकि 2 का ये में फिर वोटिंग का ये है तो एक 3 नंबर जोड़ा गया। उसके बाद उसको कौन चूज करेगा वो होने के लिए इलेक्शन में कौन होगा,
उसके लिए पहली बार एक कमेटी बैठाएगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, ये तो दो तो कंपलसरी है। और थर्ड जो है वो कोई मिनिस्टर रहेगा। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा एग्री नहीं हूँ, एक्चुअली कोई मिनिस्टर रहने से वोटिंग चेंज हुआ है ऑलरेडी। वो जो थर्ड मेंबर जो किसने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट जज रहेगा, लेकिन उसको गवर्नमेंट एग्री नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब अभी जज को अपॉइंट करते हैं तो एक कॉलेजियन सिस्टम में अपॉइंट करते हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री अपने जो ये उनका पावर, सरकार का पावर उसके अंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो इस ग्राउंड में उन्होंने गवर्नमेंट एग्री नहीं हुआ, उसने बोला मिनिस्टर, लेकिन मैं उसमें एग्री नहीं हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई एमिनेंट जूरिस्ट या कोई बड़े सोशल एक्टिविस्ट इस तरह जो न्यूट्रल है उनको अगर डाल देते तो थोड़ा सिलेक्शन प्रोसेस और थोड़ा स्वच्छ होता था। एनीवे, अभी आता है ये जो इलेक्शन रिफॉर्म होगा, अभी तक इलेक्शन का कहाँ तक कैसे पहुँचा है। मैं MS गिल के बारे में ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन MS गिल अपनी कार्यकाल खत्म करने के बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम में वो कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद उनको एक राज्यसभा में भेजा गया, देन फ्रॉम दैट ही बिकेम मिनिस्टर। और एक इलेक्शन कमीशन जो कांग्रेस अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला, हाँ, उन्होंने भी जैसे इलेक्शन कमीशन का पद भी खत्म किया, उसके बाद उनको भी राज्यसभा भेजा गया कांग्रेस की टिकट पे। ये है बात। मैं इसमें थोड़ा सोचा था कि लिंगरो उनकी बारे में बात करें तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अच्छा, ये अभी मैं बताता हूँ कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है। इलेक्शन कंडक्ट ऐसे होता है कि इलेक्शन कमीशन का कोई कैडर नहीं है, कोई कैडर नहीं है। इलेक्शन का खुद का कोई कैडर नहीं है। इलेक्शन कमीशन का 3 इलेक्शन कमीशन, उनको असिस्ट करने के लिए होता है 30 अधिकारी प्लस अराउंड 300 के करीब स्टाफ है। 300 स्टाफ का मतलब है ऑफिस है ये करना, लेकिन बहुत सारे काम है, डाटा को अपलोड करना, डाटा को एनालाइज करना, डाटा को फिक्स करना, स्टेट वाइज पंचायत वाइज। मैं एक चीज़ और एक बार बोल देता हूँ थोड़ा सा, मतलब ब्रेक करके। पहले इलेक्शन होता था ना MP और MLA का। अपना 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें तो पंचायती राज का कंसेप्ट आया, जिसमें जैसे जिला परिषद है, म्यूनिसिपैलिटी है, MCD है, कि पंचायत है, जिला परिषद है, ये सब क्रिएट हुए। उसका मेन रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, मतलब जो है ना, क्या स्कीम होना चाहिए वो ग्रास रूट से लोग तैयार करें, वो ऊपर आए। और जो फंड जो होता है ना, तो फंड जो सेंट्रल फंड जो है, जो ओनली स्टेट गवर्नमेंट में जाता, स्टेट गवर्नमेंट का साथ साथ कुछ डायरेक्टली वो ग्राउंड लेवल पे पंचायत में सरपंच उनके पास पहुँचे, उनको फ्रीडम ऑफ स्पेंडिंग कुछ दिया जाए, उनसे प्रपोजल आए कि कैसे कैसे इम्प्रूव करना है। ये बेसिकल रीजन था कि, और उनको कुछ पावर दिया गया, जैसे कि कहाँ से उनकी वो अपनी खुद भी कुछ रिसोर्सेज रेज कर सकते हैं। आपको याद होगा जब पहले साइकिल होता था तो उसमें टीन का प्लेट, साइकिल का लाइसेंस होता है, टीन का प्लेट चिपकाया लगाया जाए नंबर का साथ। आप याद है कि पुराना रेडियो होता था, रेडियो का भी आपको लाइसेंस देना पड़ता, एक बुक होता था, हर साल में एक स्टाम्प का मतलब चिपका जाता था, ऐसे होता था। दैट द थिंग ऑफ रेजिंग फंड्स दिसिंग। जिला पंचायत जो है ना, वो भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, वो दैट इज ए सेपरेट चैप्टर एक्चुअली। वो जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में अपने जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट उनको मैं डिटेल पढ़ाता हूँ पंचायत में फंड रेजिंग एंड उनका क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे करते हैं। लेकिन ये जो पंचायत राज का इलेक्शन आया, जो सिस्टम हुआ, तो वहाँ पर भी इलेक्शन होना है, इलेक्टेड बॉडी होना है। तो अभी होता है जैसे कि पंचायत इलेक्शन देखते हैं, जिला परिषद इलेक्शन देखते हैं। अभी मुंबई MCD का इलेक्शन होगा, नगर निगम का होगा, ये सब होगा। ये पंचायती राज सिस्टम का अंदर आता है, उसको भी कंडक्ट करना वो भी इलेक्शन कमीशन का दायित्व है, इलेक्शन का दायित्व है। तो पहले इलेक्शन कमीशन क्या करता था, MP MLA क्या करता था, लेकिन जब पंचायत सिस्टम आ गया तो वो भी एक जो 3 टायर 4 टायर सिस्टम आ गया, वो भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व में आ गया, तो काम बढ़ गया। तो इसमें क्या ना, बहुत सारे डाटा कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है, फिर इलेक्शन, फिर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। तो कभी कभी जो डाटा अपलोड करते हैं उनका भी कुछ काफ़ी गलती होता है, काफ़ी गलती होता है। करोड़ अराउंड, जैसे कि लास्ट ईयर में
अराउंड 24 में अराउंड 99 करोड़ वोटर्स। और हर साल कोई ना कोई आदमी 18 साल से ऊपर होता है और वोटिंग होता है। स्पेशली जब वोटिंग एज 21 से 18 को घटा दिया उस टाइम पर और वोटर बढ़ गए और रिक्वायरमेंट बढ़ गई। इसलिए अभी जो 3 इलेक्शन कमीशन का रिक्वायरमेंट क्यों है, इसलिए आया, ड्यूटी बढ़ गया, काम भी बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया। लेकिन उनका पास स्टाफ लिमिटेड है, ये से कोई सिस्टम नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक कैडर नहीं है, उनका पास कैडर नहीं है। जैसे IAS, IPS, CRPF, डिफेंस, इनका जो कैडर है स्टेट का कैडर है, ऐसे उनका पास कैडर नहीं है। सम स्टाफ ड्रॉन फ्रॉम हियर एंड देयर। और वो जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कंडक्ट करते हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर का उसको बोला ये एक आदमी दे दो जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, और बाद में जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन कमिश्नर है, फिर जो SDM है वो अपना सब डिवीजन का इलेक्शन कमिश्नर है। इस तरह CEO चीफ एग्जीक्यूटिव है, इस तरह सीटा डाउन में। उसके बाद जो इलेक्शन डिवीजन है, इलेक्शन सेक्शन, वो एक होता है। उसका अंदर एक इलेक्शन सेक्शन जो सेंटर है उसका अंदर 5, 6, 7, 10 बूथ होते हैं। एक बूथ में रूल है कि 1000 से ज़्यादा मतदाता नहीं रह सकते। तो अगर 1200 मतदाता एक पर्टिकुलर एरिया में है उसमें दो बूथ होगा। अगर 3500 है तो 4 बूथ होगा, ऐसा। तो बूथ बन जाता है, मतलब उसका अंडर ये। उसके बाद डिफरेंट इलेक्शन सेंटर्स, उसके बाद उसके ऊपर SDM एंड अकॉर्डिंगली द पिरामिड स्ट्रक्चर में जाके चीफ इलेक्शन एग्जीक्यूटिव जो स्टेट का उसके बाद पहुंचता है। बेसिकली वो ऑल द स्टेट मिशनरी भी आपको देखे हुए पोलिंग बूथ में कोई टीचर जो है, रिटर्निंग अफसर है, कोई जो BLO होते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर कोई BLO का काम देते हैं, टीचर देते हैं। कभी कभी आते हैं आपके घर में सर्वे करने के लिए, वो सब क्या वही टीचर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, जो क्लरिकल स्टाफ है उनको भी लगा देते हैं इलेक्शन ड्यूटी में। जो आप सुना आप घर में पिताजी भैया जी बोलते मेरा इलेक्शन ड्यूटी लगा हुआ है, तो ये होता है। वो लोग का काम है इलेक्शन से पहले सर्वे करना है, प्रॉपर वोटर लिस्ट शेयर करना है। उन्होंने बोलते भाई पर्टिकुलर पार्टी को भाई तुम्हारा बूथ में एक बूथ लेवल एजेंट दे दो, ये BLO है, ये जो क्लर्क है इसका सेरिकल्चर डिवीजन का क्लर्क है, ये है BLO, और तुम्हारा क्या एजेंट है तो वो दे देगा हरी, तुम है एजेंट। तो ये BLO और हरी इनका काम है घर घर जाके डेटा कलेक्ट करके वो अपलोड करना है। हर बूथ में हर पर्टिकुलर पार्टी का एजेंट रहता है, उसको BLA कहता है। तो BLA का भी काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये गड़बड़ी यहीं पर होता है। मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था ये, तो ये लोग अपने काम ठीक से नहीं करते हैं। बोलते कि मतलब एक्चुअली जो सेरिकल्चर का जो डिवीजन है, जो क्लर्क है डिपार्टमेंट का, उसका काम सेरिकल्चर का काम हो है। तो ये BLO बन के इलेक्शन करना वो जबरदस्ती को थोपा गया है, जबरदस्ती है ना, उसका काम नहीं है। लेकिन वो सोचता है क्या फंस गया नहीं इलेक्शन फंस गया। तो जो BLO होते हैं पर्टिकुलर पार्टी का जो एजेंट होते हैं उनको ये लोग ठीक से पेमेंट वगैरह नहीं करते। हाँ, तो वो बोले ठीक है कुछ इधर रामा हरी चौका जिका रहीम रावण लिख के इधर एज 80 एज 50 मार के ठप्पा मार के साइन करके भेज दो। उनको पेमेंट वगैरह ठीक से पर्टिकुलर पार्टी करते नहीं है, तो उन्होंने इतना नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम यहीं से होता है। लेकिन ब्लेम होता है इलेक्शन कमिश्नर। तो ये होता है प्रॉब्लम्स, मतलब जो डाटा कलेक्शन में प्रॉब्लम होता है। इसलिए उन्होंने बोला कि हमने जो SIR कर रहे हैं बिहार में, ये जो एलिमेंट को दूर करने के लिए उन्होंने बोला घर घर जाओ ये करो। बाद में उनका भी बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है। हमने वीडियो दिया है भाई कुछ ये है तो उसको रेक्टिफाई करो, उसको करो, उसको करो। उन्होंने बोला क्लियरली जो वो पॉलिटिकल पार्टी BLA जो है ये भी एक बहुत बड़ी स्तंभ है इलेक्शन प्रोसेस में। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे और BLO वगैरह ठीक से काम नहीं कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इलेक्शन प्रोसेस फ्लॉप रहेगा। तो उन्होंने उनका कोऑपरेशन मांगा है कल का प्रेस मीटिंग में। अच्छा, तो उन्होंने बोल दिया कि अनोमली है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ उन्होंने ये किया है, आपको देखा होगा। अब मैं आता हूँ कि जो मेरा ये पर्सनल मेरा खुद का मानना है, हालांकि दिस इज नॉट, मैं एक प्रपोजल कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का कैडर बना दीजिए। उसमें हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन सेपरेट, ये स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एक कैडर है। आप तो कर रहे हैं अपना
यूपीएससी का एग्जाम कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्शन का एक भी जोड़ दीजिए ना। IAS करता है, IPS करता है, IRS करता है, रेलवे करता है, सब करता है, तो इलेक्शन कमीशन का बना दीजिए। यूपीएससी का ये, डिफेंस का ये में यूपीएससी, CRPF, यूपीएससी, ये सब तो आप करते हैं ना जो अफसर रैंक में, तो आप उसमें कैडर बना दीजिए। हाँ, अपॉइंट सम पीपल, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो वो लोग का काम ओनली इलेक्शन वो भी काम नहीं। और देश में हर साल में देखो तो कोई ना कोई 5-6 इलेक्शन तो होते ही रहते हैं। ये तो वन नेशन वन इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, होता रहता है। कैडर बना दीजिए, स्टेट का एक कैडर रहेगा, हाँ, हर स्टेट में कैडर रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कैडर है। इलेक्शन ऑफिसर, जब एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम का ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट जज का ऑफिस है, तो एक इलेक्शन ऑफिस क्यों नहीं बना सकते? क्यों स्टेट गवर्नमेंट के कोई एक आदमी SDM ऑफिस है, उसमें एक टेबल है, इलेक्शन में कल आएगा तो देखेंगे, क्यों देखेंगे? बिकॉज वो सोचते ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है ही नहीं है, चला मेरा काम जो है मेन काम मैंने करना, वही सारा इलेक्शन के लिए मुझे पधार है। तो ये होता है, एक कैडर बना के अगर सिस्टम करेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ सुधार हो सकता है। तो ये जो पब्लिक का मन में जो डाउट हो रहा है, हालांकि बहुत सी चीज़ में मेरा मन में भी काफ़ी डाउट था, लेकिन कल का जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मेरा भी बहुत सारी चीज़ मैं भी जानता नहीं था एक्चुअली, लेकिन कल का इलेक्शन कमीशन का जो प्रेस इंटरव्यू में मेरा भी इंसाइट बहुत खुल गया। मैं भी बहुत चीज़ सीखा है, बहुत सारी सीखा है, जो कि मैं फ्यूचर में मेरा स्टूडेंट लोग को भी इस बारे में ज्ञान दे सकता हूँ। बस यहीं पर मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। आज आपको परफेक्ट वीडियो मिलेगा, क्योंकि मेरा कैमरामैन पूजा मेरा सामने बैठी है, हंस रही है, तो स्माइल दे रही है। आज मैं इसकी काफ़ी डांट खाई है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाते समय सेल्फ मतलब रिवर्स वीडियो बनाता हूँ, ताकि मेरा पीछे वाला उल्टा है, उसके लिए काफ़ी कमेंट सुनना पड़ता है मुझे। आज के लिए यहीं रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।